हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजू शर्मा साइंस के बेसिक्स लेकर आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूँ। कल तक हमने 1 से 30 तक तत्वों के परमाणु क्रमांक व उन तत्वों को ट्रिक के जरिए याद करना सीखा था। आज हम कुछ टॉपिक लेके आए हैं। कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, लुईस बिंदु संरचना। बेसिक्स के तहत कल हमने आपको बताया था कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक और नाभिक के चारों तरफ स्थायी वृत्ताकार मार्ग में या निश्चित ऊर्जा के मार्ग पर मार्ग होते हैं। उन मार्ग को बोलते हैं कोश या कक्ष। फिर मैंने बताया था कोश या कक्ष को हम KLMN से प्रदर्शित करते हैं या फिर 1 2 3 4 ... सो ऑन। इससे हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं कोश को। कोश के अंदर पाए जाते हैं उपकोश या उपकक्ष। उपकक्षों को व्यक्त करते हैं S, P, D एंड F। उसको हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहेंगे। ये हमारा एक कोई परमाणु की संरचना है। कोई परमाणु है, केंद्रीय भाग ये नाभिक हो गया। नाभिक के चारों तरफ ये आपको स्थायी वृत्ताकार या निश्चित ऊर्जा के मार्ग दिखाई दे रहे हैं। इन मार्गों को ही बोलते हैं कोश। KLMN OPQR, इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। N = 1 2 3 4 5। अब आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बोला था कोश के अंदर उपकोश होते हैं, तो कौन से कोश में कौन सा उपकोश उपस्थित होता है वो हम देखना चाहेंगे। कोश के जो होता है इसमें उपकोश होता है S। L जो कोश है उसमें S और P दोनों उपकोश होंगे, ये दोनों की दोनों। M जो होगा SPD तीनों की तीनों उपकोश होंगे। और उसके बाद N की बात करें तो SPDF। O की बात करें तो O में भी SPDF। G भी हो सकता है, लेकिन G तक का भाई हमारे पास एलिमेंट है नहीं है, तो SPDF। इस तरह से नहीं तो हम जनरली बात कर सकते हैं KLMN। आपके लेवल पर इतना ही काफ़ी है KLMN तक, नहीं तो आगे हम इसको और भी इसी तरह से आगे ले जा सकते हैं। अनंत कोश होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। अब हम टॉपिक की ओर आते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? परमाणु के चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ जो कोश होते हैं, उन कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन किस किस तरह से व्यवस्थित हैं या फिर हम बोल सकते हैं उपकोशों के अंदर किस तरह से व्यवस्थित हैं। परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो कोश पाए जाते हैं, कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थीकरण कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस तत्व के परमाणु में किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कल हमने आपको बताया था कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 2n²। 2n² से हम भरते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो उसके अकॉर्डिंग कल हमने देखा था पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 2, दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 थी, तीसरे कोश में 18 थी, चौथे में 32 थी। इस तरह से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कल हमने निकाली थी। लेकिन जनरली हम 1 से 18 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं 2n² के अकॉर्डिंग और अष्टक नियम को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जैसे ही हम परमाणु क्रमांक 19 पर पहुंचते हैं तो हमें कुछ परेशानी आने लगती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए उपकोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन किस किस तरीके से भरे जाते हैं वो व्यवस्था भी मालूम होनी चाहिए। उस व्यवस्था के आधार पे हम परमाणु क्रमांक 19 या उससे अधिक आने वाले
तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से याद रख सकते हैं या आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो हम देखना चाहेंगे। पहले तो हम कोश के आधार पर देखेंगे, फिर उपकोश के आधार पर। हो गया? ठीक है। हाँ तो बच्चों, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का वितरण उनके कोशों में किस किस प्रकार से है, वो हम देखना चाह रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कौन से कोश हैं और किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये हमने थोड़ी सी चर्चा कल कर ली थी कि K, L, M, N इस तरह से कोश होते हैं और कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है 2n²। इसके अकॉर्डिंग कल हमने देखा था, पहले कोश में K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आए थे 2, दूसरे में आए थे यानी L कोश में आए थे 8, M कोश में आए थे 18 और N कोश में 32। अष्टक नियम को ध्यान में रखते हुए कि अंतिम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, उस बात का ध्यान रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनों को भरना सीखेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बच्चों को ये चीज़ें मालूम होनी ही चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अब इसके पहले कोश देखिए के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, लेकिन उसके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो भरेगा कहाँ से 2, तो उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं लेकिन है ही नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल 1, तो इसलिए 1 ही इलेक्ट्रॉन हम पहले कोश में भरेंगे। हीलियम पे आइए, हीलियम के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? पहले कोश में कितने आ सकते हैं? 2, और 2 ही उसका परमाणु क्रमांक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हम बात करें लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। 3 है तो पहले कोश में के कोश में अधिकतम तो 2 ही आ सकते हैं, तो 2 हमने यहाँ भर दिए, लेकिन बचा कितना? 1 को हम अगले कोश में भरेंगे, क्योंकि अगले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। बेरिलियम का देखिए, पहले कोश में 2, दूसरे में 2 आएंगे। बेरिलियम। बोरॉन की बात करें तो के कोश में 2 और अगले एल कोश में कितने होंगे? 3। कार्बन की बात करें 2 और 4, नाइट्रोजन की बात करें 2 और 5, ऑक्सीजन की 2 6, फ्लोरीन की 2 7, नियॉन की 2 8। अब यहाँ ध्यान देना है, इसके लिए अंतिम कोश ये है, ये नहीं सोचना है कि ये वाले अंतिम कोश हैं, अंतिम कोश में उनमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। तो जिस कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका अंतिम कोश कहलाता है। तो इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है 8, और 8 ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। अष्टक लुईस कॉसेल का अष्टक नियम है, उसके अकॉर्डिंग हम भर सकते हैं। तो अब 8 से ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे, सोडियम के लिए हम 2 और 9 कर दें, या नहीं 2 और 9 नहीं कर सकते, क्योंकि अष्टक नियम की अवहेलना होती है। यहाँ हम भरेंगे पहले में 2, दूसरे में 8 ही भरेंगे। अब उसके बाद तीसरे कोश के नंबर आएगा, तीसरे कोश में 1 भर देंगे, 2 और 8 10 और 1 11। अब इसी तरह से इसी नियम की पालना करते हुए 2 8 और यहाँ 2 8 3 एल्युमिनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए 2 8 4, यहाँ थोड़ी जगह नहीं बची, यहाँ लिखा है 2 8 5 2 8 6, सल्फर के लिए, क्लोरीन के लिए 2 8 7, आर्गन के लिए 2 8 8। अब यहाँ बड़ी दिक्कत आती है अधिकांश स्टूडेंट्स के मन में, क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरे कोश में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, तीसरे में 18 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे उपकोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। उसके आधार पर हम इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ अष्टक नियम को ध्यान रखते हैं यहाँ भी, और यहाँ पर ऐसा नहीं है 8 के बाद हम 9 कर दें, ऐसा नहीं होता। 2 8 8 और फिर चौथे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है पोटेशियम के केस में। कैल्शियम की केस में बात करें 2 8 8 और 2। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है परमाणु क्रमांक
19 से 18 तक तो कोई भी कर देता है, 19, 20, 21, 22 यानी आगे हम चलते जाएंगे। अगर ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों के आधार पर है, ये आपके लेवल तक 18 तक एप्लीकेबल होता है। उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आप सीख गए हों इसे और कोई कहे कि आप पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, तो आप कहें हाँ आता है, और उसने यदि पूछ लिया 23rd नंबर पे जो एलिमेंट है उसका क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम का क्या होता है, तो आप नहीं कर पाएंगे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ गलती हो जाएगी। इसी गलती को दूर करने के लिए मैंने आपको बताया था कोश के अंदर होते हैं उपकोश। उपकोशों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण यदि आप समझ जाते हैं तो ये समस्या टोटली सॉल्व आउट हो जाएगी आपकी। देखिए, मैंने बताया था नाभिक के चारों तरफ कोश के L, M, N, इनके अंदर हमने उपकोश भी बताए थे, S, P, D, SP, D, F, यानी पहले कोश के अंदर S उपकोश, दूसरे में S और P दोनों उपकोश, तीसरे में SP, D तीनों उपकोश, चौथे कोश में SP, D, F चारों की चारों उपकोश शामिल होते हैं। अब ये किस तरह से, ध्यान रखो, एक रफ आइडिया यदि हम बात करें, हमने कितने यहाँ लिए हैं, हमने कितने कोश लिए हैं, 4 कोश लिए, 5 भी ले सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मैंने यहाँ पे 5 से बता रहा हूँ मैं। जनरली बुक्स में इस तरह से होता है, पहले नंबर का कोश, दूसरे नंबर का कोश, तीसरे नंबर का कोश, चौथे नंबर का कोश, और मैंने एक और 5 कर दो, 5वें नंबर का कोश, उसमें भी SPDF यही उपकोश होंगे। तो इस तरह से मैंने बता दिया। बुक्स में देखो इस तरह से दिखा रखा होता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ कोश, ये आपको पता लग गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से काट के बता रखा है। तिरछा काटना है आपको इस तरह से। इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं वो लगता कैसे, ध्यान रखो। अब इसमें यहाँ से अगर हम इसके अकॉर्डिंग जमाएं इनको उपकोशों को, तो पहले कोश में कौन सा उपकोश है, S, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग जमाएं तो 1S, फिर आ गया 2S, फिर है 2P, 2S, 2P, फिर 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F। इसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम जमा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस आधार पर नहीं भरे जाते, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम पर भरे जाते हैं। उतने डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, तो इसलिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ऐसे बुक्स में बनी होती है, इस तरह से एरो लगा देते हैं टेढ़ा, जिससे आप गलती ना करें इलेक्ट्रॉन भरने में कि पहले के बाद कौन सा आएगा। ठीक है, कहने का मतलब S के बाद कौन सा दूसरा S या P आएगा, D आएगा, F आएगा, कौन सा उपकोश कौन से नंबर वाला आएगा। तो ये आपको मालूम है क्या था, ये 1S, ये क्या था, पहले तो 1S में जाएगा, फिर उसके बाद 2S में इलेक्ट्रॉन, फिर 2 का ही पार्ट है ये। तो चलो एक बार यहाँ और बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 5 ही बनाए थे, तो ये हो गया 1S। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2S में, यहाँ पर वो अलग है लाइनिंग, ध्यान रखना, 1S में जाएगा, फिर उसके बाद 2S में, फिर 2P, और ये आ गया 3S, 2P, 3S, फिर उसके बाद ये 2P, 1S, 2S, 2P, 3S, अब आ गया 3P, और यहाँ पर ध्यान रखो 3P के बाद ये तो सही है 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3P के बाद अब उसके बाद सीधा आ जाता है 4S। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है इसी आधार पे भर दें। दोबारा बोल रहा हूँ, 1S, 2S, 2P, इस तरह से हमने लिखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरह भरे जाते हैं, 1S में, फिर आएगा उसके बाद 2S, फिर 2P, 3S, ये 3 आ गया, ध्यान रखना, 3S, फिर आएगा 3P, 4S, फिर 3D, 4P, 5S, फिर 4D,
5p, उसके बाद 4f, 5d, इस आधार पर यानी इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो एक नया तरीका और एक ट्रिक और है, उससे भी आप कर सकते हैं। वो ट्रिक बहुत इजी वे में जल्दी करा देती है। देखो किस तरह से, sp sdp। अब ये तो लर्न करना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा। sp sdp। उसके बाद भी होता है sfdp। इस तरह से होता है, लेकिन आपके लेवल पे तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हमें 1 से लेके 20 तक के परमाणु क्रमांक हो जाए, बस इतना ही आपके लिए काम चल जाएगा फिलहाल के लिए। sp sdp। तो किस तरह करेंगे हम? 1 2 3 4 5 कैसे करेंगे देखिए। 1s, इलेक्ट्रॉन किस तरह भरे जाएंगे? 1s के बाद भरे जाएंगे 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 4s। अब जैसे ही d आए, जहाँ भी आपको d दिखे 1 कम कर दो। तो यहाँ 4d होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं, 1 कम करिए तो कितना होगा? 3d। फिर उसके बाद आएगा 4p, फिर उसके बाद 5s, फिर उसके बाद अब यहाँ d आ गया, 1 कम करना है, 4d, फिर उसके बाद 5p। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भरना तो हम सीखेंगे अभी, हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, इन सभी उपकोषों को। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, ये तरीका। अब देखिए, जिस प्रकार वहाँ देखा था हमने कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला है 2n², लेकिन यहाँ अभी फॉर्मूले से आपको कोई मतलब नहीं। आप तो ये देखिए, उपकोष मैंने बताए थे s p d f, 4 प्रकार के उपकोष, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले में याद रखना है आपको। पहले में होते हैं 2, s उपकोष में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद +4 करते जाओ, +4 +4 +4, इस तरह से 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। इस तरह से हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखिए, इस आधार पे हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखते हैं, ये भी सीखेंगे और वो भी सीखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से, बड़ा मज़ा आने वाला है। देखिए, हाँ तो बच्चों, उपकोषों के आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना चाह रहे हैं। कोष के आधार पे देखा था 19वें नंबर पे, यहाँ 19वें नंबर पोटेशियम पे परमाणु क्रमांक 19 पर, ये वहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब देखिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई सा भी लीजिए, सपोज दैट हमने बात की सोडियम, एटॉमिक नंबर सोडियम, एटॉमिक नंबर बात करेंगे इसके 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करेंगे। सोडियम का देखो इस तरह से निकाल के देखते हैं। सबसे पहला उठाइए उपकोष 1s। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? या फिर हम एक तरीका और देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। यहाँ डॉट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम यहाँ से उठाते हैं एक एक करके 1s। s में देखिए, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? s उपकोष में 2, तो ऊपर लगा देंगे 2, 1s2। फिर उसके बाद दूसरा उठाइए, s तो उठा लिया, अब 1s उठा लिया, अब 2s। s में फिर दोबारा देखिए कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 2। फिर उसके बाद देखिए 2s हो गया, उसके बाद 2p। p में देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने उठा सकते हैं हम? 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखते जाइए, यहाँ 2 और 2 4 और 6 10, तो 10 काट दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालांकि हमें ऐसे ही करना चाहिए था, यहाँ 2 थे तो पहले 2 काट देते, फिर 2 थे फिर 2 काट देते, 6 थे फिर काट दिए। अब 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, बचा क्या? 3s। s में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा है? हमारे पास 1 बचा है, तो हम 1 ही रखेंगे यहाँ पर। इस तरह से ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष के आधार पे हो गया 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसी को हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कोष के आधार वाला। देखिए आगे जो संख्या होती है ये 1 जो है, इसका मतलब पहला कोष। तो पहले कोष में देखिए, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? अधिकतम 2।
तो ऐसे लिख सकते हैं 2। ये आगे जो आगे संख्या है ये दूसरा उपकोष है, देखिए दूसरे उपकोष में कितने 2 और फिर ये भी दूसरा उपकोष है, तो इन दोनों को जोड़िए टोटल कितना हो गया 8। और तीसरा उपकोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, तो 2 8 1। ऐसे ही यदि हम बात करें परमाणु क्रमांक, चलो और ज़्यादा चलते हैं, अब 19 पे ही चलते हैं, 19 वाला यानी पोटेशियम। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम का कैसे निकलेगा, तो उठाइए 1s, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आया कौन सा 2s, s में फिर दोबारा से कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, और अगर आपको दिक्कत आती है तो बनाइए वहाँ, ये 11 थे, चलो यहाँ दोबारा से बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं 2, 1 2 काटा, फिर 2 1 2 ये काटा, इसके बाद 1s 2s हो गया, 2s के बाद क्या है 2p आया, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रख दिए यहाँ पे, फिर क्या आया 2p के बाद 3s पे गए, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ देखो 6 हमने यहाँ लिखा लेकिन हमें 6 काटे नहीं है अभी, 1 2 3 4 5 6 काट दिए। अब s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, s में देखिए 2 काटिए, फिर उसके बाद देखिए 3s के बाद क्या आता है 3p, p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो 6 देखो 1 2 3 4 5 6, इनको काट दीजिए, या 1 2 3 4 5 6। अब 3p के बाद क्या आता है, 3p के बाद 4s आएगा, ना कि 3d, 4s। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, लेकिन हमारे पास बचे कितना इलेक्ट्रॉन है केवल 1, तो ऐसे थोड़ी 2 भरेंगे, 1 भरेंगे ना, तो 1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो गए, पूरे हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन हमने रख रखे थे वो हमने काटते गए, पता लगता गया कि हाँ हमारे पूरे इस आधार पर भर चुके हैं। तो इस तरह से हमारे 19 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 और 18 और 1 19 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। अब कोश के आधार, यदि कोश के आधार पर देखें तो खुद देख सकते हैं, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 आ गया। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए कितने हैं 2 + 6 8। तीसरे कोश में देखिए 2 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन है 8। चौथे कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो 2 8 8 1 उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठ रहा है, जबकि कोश के आधार पर ये गलत बैठता है, उसे समझाया नहीं जा सकता। बहुत से बच्चे जिद करते हैं सर ऐसे ही समझा के दिखाओ, ऐसे ही समझा के दिखाओ, तो इसके लिए ये इतना बड़ा जो खेल खेला गया है, उस बात को समझाने के लिए इतना बड़ा करके ये बातें बताई गई हैं। तो हमें यदि उपकोश के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण यदि मालूम है तो कोश के आधार पर कितने भी परमाणु क्रमांक वाला कोई भी तत्व आ जाए आसानी से हम लर्न कर सकते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु के संयोग करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। संयोजकता, अब फिलहाल के लिए आप समझिए संयोजकता क्या चीज़ है। फिलहाल के लिए ऐसा समझिए हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 1। लेकिन मैं तुम्हें दूसरे तरीके से और बताऊंगा किस आधार पे कैसे निकाली है संयोजकता, और संयोजकता किस तरह निर्धारित की जाती है वो और बात बताएंगे। बस यहाँ पर स्टार लगाना है आपको। हीलियम, नियॉन एवं आर्गन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक परमाणुवीय अणु है या आणविक गैसें हैं, एक परमाणविक गैसें हैं। ये अक्रिय, निष्क्रिय या नोबल या उत्कृष्ट, जो भी आप नाम याद रख सकें, ये सभी नाम हैं इनके। इन पर हीलियम पर जो मैं अभी बता रहा हूँ ये नियम अभी फ़िलहाल लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखना 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता हमें अगर लर्न करनी है तो एक तरीका है, उससे हम याद कर सकते हैं। लेकिन वो तरीका
हीलियम पर फिट नहीं बैठता। ठीक है। हाइड्रोजन के अंतिम कोश, क्योंकि और कोशों में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यही अंतिम माना जाएगा, पहला भी यही है, अंतिम भी यही है। तो पहले कोश या अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? एक, तो संयोजकता भी होती है एक। हीलियम पर ये लागू नहीं होगा तो हीलियम को छोड़िए अभी फिलहाल। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, तो संयोजकता एक। किसी मैं 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की संयोजकता बता रहा हूँ। ये जो अभी मैं ट्रिक बताऊंगा या ये तरीका जो है ये 1 से 20 तक के पे लागू होता है। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उन पर और तरीके चलते हैं। आपके लेवल तक का ये तरीका बहुत अच्छा है। लिथियम यानी किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 यदि है तो उसकी संयोजकता भी वही होती है, 1, 2, 3, 4। 4 से अधिक यदि संख्या है तो 8 में से उसे घटाने पर प्राप्त जो संख्या होती है उसके बराबर संयोजकता मानी जाती है। तो देखिए, और एक बात और ध्यान रखना, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, संयोजकता में कभी भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगाते। ये दिमाग में बैठा लेना है। बहुत से बताएंगे सोडियम की संयोजकता +1, ऑक्सीजन की -2। ये नहीं है भाई, ये आवेश है, संयोजकता नहीं है। ये बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा लेना है। लिथियम जो है, लिथियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 1, इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन संयोजकता 2, बोरोन के अंतिम कोश में 3 संयोजकता 3, कार्बन के अंतिम कोश में 4 तो संयोजकता 4। अब मैंने बताया था 4 तक तो संयोजकता वही होगी, लेकिन 4 से जैसे ही ऊपर जाएंगे 8 में से घटा 2 से, 8 में से माइनस कीजिए 5 को तो कितना आएगा? 3। ऑक्सीजन की कितनी बैठेगी? 2। फ्लोरीन की 1, नियोन की तो 8 है, 8 में से 8 घटाओ कितनी आएगी? 0। अब इसके लास्ट वाला कोश ये वाला हो गया, अंतिम कोश 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, फिर 2, फिर 3, 4, इसकी संयोजकता होगी 3, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, संयोजकता होगी 2, इसकी 1, इसकी 0, इसकी लास्ट कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता भी 1, इसकी 2। तो एक परमाणु क्रमांक 1 से लेके 20 तक के तत्वों की संयोजकता याद करने का तरीका है। बस हीलियम पर यह है, या हीलियम अपवाद है या इस नियम में फिट नहीं होता, ये समझिए आप, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। उसमें एक ही कोश होता है और वो पूरा की पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो संयोजकता इस तरह निकाल सकते हैं। अब इसके बाद संयोजकता भी समझ में आएगी और कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। लुईस बिंदु स्ट्रक्चर या लुईस बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हाँ तो बच्चों, आज हमने परमाणु के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो कोशों और उपकोशों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बारे में हमने पढ़ा था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। कल हम लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में समझेंगे और तब तक के लिए विदा दीजिए। बाय।